गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी व असंरक्षी बल। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं? तो अपन ने बलों के बारे में जानकारी ली है। अब वो बलों का संरक्षी होना या असंरक्षी होना क्या होता है वो डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले आप देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पर एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। कोई भी बल है वो बिंदु बी से ए तक या ए से बी तक लगाया गया, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से बी से ए तक या ए से बी तक खिसकाने के लिए। तो देखिए इसके कई रास्ते हो सकते हैं कि बी से ए या ए से बी तक पहुँचने के लिए अलग अलग पथ हैं। अपन ने यहाँ पर केवल बताने के लिए 3 प्रकार के पथ चूज किए हैं कि ए बी या बी ए से पथ 1, पथ 2 और पथ 3। अब ए से बी तक या बी से ए तक, चूँकि यहाँ पर एरो का निशान है तो आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये ए कर दीजिए और ये बी कर दीजिए, एरो का निशान ऊपर की तरफ, इसीलिए ताकि अपने डायग्राम में प्रॉब्लम ना हो। तो ए से बी तक ले जाने के लिए, विस्थापित करने के लिए किसी भी पिंड को या निकाय को उस पर कार्य करना पड़ता है। तो कार्य करने के लिए उसमें बल लगाना पड़ता है। तो ऐसा बल जिसके द्वारा किसी भी कण को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य WAB उस पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। अगर बिंदु ए से बी तक ले जाने के लिए, किसी भी कण को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, तो वह असंरक्षी बल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कि मैं अगर किसी भी कण को पहले रास्ते से ले जाता हूँ, इस रास्ते से, तो यहाँ से किया गया कार्य है वो WAB फर्स्ट हो जाएगा। दूसरे रास्ते से ले जाता हूँ तो WAB सेकंड, और तीसरे रास्ते से ले जाता हूँ WAB थर्ड। अब यहाँ से देखिए आप कि अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ ए से बी तक की, तो डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस है वो सबसे कम तीसरे रास्ते में है, अर्थात मैं जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, वो सबसे कम है थर्ड में, और उसके बाद में 2 में, फर्स्ट में, और उसके बाद में सेकंड में, अगर मैं लाइन की लंबाई के हिसाब से बात करूँ तो। लेकिन फिर भी तीनों ही रास्तों में, तीनों ही पथों में किया गया कार्य है वह समान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, कि पथ कैसा है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे वह संरक्षी बल है, और ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करे वह असंरक्षी बल है। अब तो फिर निर्भर किस पर करता है? तो निर्भर करता है वह प्रारंभिक स्थिति पर और अंतिम स्थिति पर। तो ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करे वह संरक्षी बल होता है। तो देखिए WAB फर्स्ट, WAB सेकंड और WAB थर्ड, तीनों ही कार्य समान है। इसका मतलब जो बल है वह संरक्षी बल है। तो अब देखिए किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य वह F.dr बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल गुणा विस्थापन होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर किसी भी बिंदु ए से बी तक किया गया कार्य F.dr फर्स्ट, और इसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे। अब चूंकि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात पहले पथ से दूसरे पथ पर किया गया कार्य, ए से बी तक किया गया कार्य बी से ए तक किए गए कार्य के समान होगा। अब यहाँ पर देखिए ए से बी, अगर मैं इस पथ पर चलता हूँ, यहाँ से किया गया कार्य है और वह वापस इस पर किए गए कार्य के बराबर होगा, तो एक क्लोज पथ होगा ना, एक बंद लूप बन गया। तो इस बंद लूप के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि WAB बराबर WAB फर्स्ट बराबर WAB थर्ड, या WAB फर्स्ट बराबर WAB सेकंड, या WAB थर्ड बराबर WAB सेकंड। तो इन दोनों का कार्य बराबर होने के कारण से कोई भी एक लूप है उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर संरक्षी बल है तो उसके द्वारा किसी बंद लूप में किया गया कार्य 0 होता है, तो वह बल संरक्षी बल हो जाता है। उसको अपन संरक्षी बल के नाम से जानते हैं। अब संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं और असंरक्षी बल कौन कौन से होते हैं? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम्बिक बल या प्रत्यास्थ बल, इस प्रकार के जो बल होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं, क्योंकि इनके साथ में एक टर्म जुड़ी होती है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं कि स्पेशल नाम से पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिति या अभिविन्यास के कारण से उत्पन्न होती है किसी भी निकाय के।
तो संरक्षी बलों के साथ में एक ऊर्जा जुड़ी होती है जिसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बल हैं जो वो संरक्षी बल हैं। और एक है फ्रिक्शन घर्षण बल, या फिर विस्कोसिटी फोर्स श्यान बल। इस प्रकार का जो बल होते हैं उनको बोलते हैं अपन असंरक्षी बल। अब संरक्षी बल अभी अपन ने बात की कि एक पूर्ण चक्कर देखिए यहाँ पर ए से लेके बी और बी से लेके ए, एक पूर्ण चक्कर ये वाला या ये वाला, एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कितना होगा? एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य होगा 0 संरक्षी बल के लिए। अपन यूँ भी समझा सकते हैं संरक्षी बल के लिए कि देखिए कोई भी एक निकाय या बॉडी है, उसकी वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी दे रखी है और अंतिम वेलोसिटी दे रखी है। चूँकि प्रारंभिक वेलोसिटी भी उसकी 0 है और अंतिम वेलोसिटी जहाँ पर वह रुकता है वह भी उसकी 0 है, उस पर कोई बल लगाया गया, तो बल लगाने के कारण से उसमें विस्थापन हुआ। तो विस्थापन होने के कारण से क्या हुआ? किसी भी द्रव्यमान को अपन ने खिसकाया तो उस पर कार्य किया गया क्योंकि ये विस्थापन हुआ है, या dr बोल सकते हैं। तो W बराबर F.dr हो गया, dr। अब अगर किसी भी कोई कार्य किया गया है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई है। ठीक ऐसा ही अपन देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के दौरान अगर कोई भी पिंड, कोई भी निकाय या ब्लॉक अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड करता है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब नत पर, ऐसे किसी कोण पर झुके हुए इस पर स्लाइड करता है, तो उसकी भी ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन व्हाट अबाउट फ्रिक्शन फोर्स? घर्षण बल के कारण से होता। अब आप देखिए घर्षण बल के कारण से अगर कोई घर्षण बल के अधीन कोई गति करता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है या नहीं होती? उसकी ऊर्जा में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, उसकी गतिज ऊर्जा में चेंज या परिवर्तन है वो 0 होता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रारंभिक वेग भी 0 है, अंतिम वेग भी 0 है जो संरक्षी बल में था, लेकिन वहाँ पर गतिज ऊर्जा में जो अंतर है वो 0 अर्थात ऊर्जा में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो घर्षण बल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है क्योंकि वो असंरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, इसके सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा होती है जो स्थिति पर निर्भर करती है। घर्षण बल के सापेक्ष कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। देखिए ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, इसके द्वारा किया गया कार्य है वह प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा का डिफरेंस होता है जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता, अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर। ऐसे ही फ्रिक्शन घर्षण है, उसके द्वारा किया गया कार्य है अगर किसी पथ, क्लोज पथ के लिए, तो वह अलग अलग जो अल्पांश हैं, दूरी अल्पांश हैं, उस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर f dx प्लस f dy प्लस fx, ये अलग अलग दूरी है, ये वाली इनके ऊपर निर्भर करता है। तब अपन कह सकते हैं कि टोटल किया गया कार्य है वह ऊर्जा में परिवर्तन ही है जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ के बराबर होता है। अब अपन संरक्षी बल से संबंधित कुछ उदाहरण हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए यह एक पिंड है जो किसी भी एक खुरदरी सतह पर, एक घर्षित सतह पर रखा हुआ है। एक m द्रव्यमान की पिंड है, ये सपोज कीजिए वो टेबल या फर्श है जिस पर रखा हुआ है और इसके बीच में घर्षण बल लगता है। अगर इस पर कोई बल लग रहा है, ये गतिमान है, तो बल लगाएंगे तो गति अवस्था में आएगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण के कारण से x दिशा में, सपोज यह है x और यह है y, तो x दिशा में गति कर रहा है। अब हमें ज्ञात करना है कि इसके द्वारा ठहरने से पहले, गतिमान है तो ये रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगा और उस दौरान उस पर लगने वाला बल और ऊर्जा कितनी होगी इस दौरान, ये ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी एक पिंड है, अगर वह किसी भी समतल सतह पर रखा हुआ है तो उस पर कुछ बल लगते हैं जिसको अपन बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। तो देखिए सबसे पहले तो उसमें द्रव्यमान m है और गुरुत्वाकर्षण के कारण से उसमें एक बल लगेगा जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, वह नीचे की तरफ होगा। उस गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करने के लिए उसके विपरीत दिशा में एक बल लगेगा जिसको अपन प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, जिसको n बोलते हैं। यह प्रतिक्रिया बल है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। ओके, जब यह x दिशा में गतिमान है तो इसके कारण से त्वरण से लगने वाला बल F बराबर ma होगा। वह किसके बराबर होगा? वह बराबर होगा घर्षण बल के, जो विपरीत दिशा में लगता है। तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, Fr। तो ma बराबर म्यू mg होता है विपरीत दिशा में, लेकिन Fr क्या है? Fr है वह प्रतिक्रिया बल, Fr घर्षण बल है, वह घर्षण गुणांक गुणा प्रतिक्रिया बल का गुणनफल होता है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। और प्रतिक्रिया बल क्या है? वह है mg। तो यहाँ पर F बराबर म्यू mg हो गए, अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए ब्लॉक M पर त्वरण A है तथा आरोपित बल इसके कारण से F बराबर ma है जो अपन को पता है। ओके,
तब घर्षण बल म्यू एम जी है, वह एम की विपरीत दिशा में लगता है, तो विपरीत दिशा में लगने के कारण से उसकी दिशा क्या हो गई है, ए बराबर माइनस का म्यू एम जी, ये हो गया। तो त्वरण कितना हो गया, ए बराबर म्यू एम जी। अब माइनस साइन है वो यह बताता है कि जो त्वरण है वह घर्षण बल के कारण से उत्पन्न त्वरण के विपरीत दिशा में, ये बात बता रहा है। अब यह पिंड जब चल रहा है गतिमान अवस्था में है तो रुकने से पहले तय की गई दूरी, तो इसके लिए अपन न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम में लेंगे कि प्रारंभिक वेग दिया गया, अंतिम वेग दिया गया है और उसकी दूरी दी गई है, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अब इसमें देखिए v क्या है, अंतिम वेग जिसको मैंने vf बोला, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, प्रारंभिक वेग जिसको vi इनिशियल वेलोसिटी बोला गया है। तो चली गई दूरी s है, तो s बराबर vf माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a, a क्या है, त्वरण है, f क्या है, vf है अंतिम वेग। अब कोई भी पिंड है अगर वो गतिमान अवस्था में है और चलने से पहले रुकने से पहले चली गई दूरी, तो रुकने का मतलब है कि वह दूरी जहाँ पर उसका वेग जीरो हो जाए, तो अंतिम वेग जीरो हो जाएगा तो उसकी दूरी आ जाएगी, तो अंतिम वेग को जीरो कर दीजिए, तो वी एफ बराबर जीरो, वी एफ बराबर जीरो है तो इसका मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो एस बराबर माइनस का वी आई स्क्वायर अपॉन 2a, लेकिन ए क्या है, त्वरण है और त्वरण का मान दे रखा है माइनस का म्यू एम जी, तो म्यू एम जी मान रखेंगे, तो s बराबर वी आई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम जी, इतनी दूरी वह चलेगा कण बिंड रुकने से पहले, तो रीच्ड डिस्टेंस s बराबर वी आई स्क्वायर अपॉन 2 एम जी हो जाएगी, जो कि उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। अर्थात चली गई दूरी, किसी भी कण के द्वारा चली गई दूरी है वह उसके प्रारंभिक वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब देखिए उसकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो कण का इस दौरान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा दोनों का अंतर, तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है, वी एफ एम वी एफ स्क्वायर अपॉन 2, और प्रारंभिक कितनी है, माइनस एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2, दोनों घटा दिया अपन यहाँ पर देखिए, तो एम वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गए गतिज ऊर्जा में अंतर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब वह कण रुक जाता है चलने के बाद में, तब उसकी अंतिम वेग कितना होगा, उसका अंतिम वेग वी एफ बराबर जीरो, तो इस दौरान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा के ई बराबर माइनस का एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि उसका अंतिम वेग अपन ने माना है जीरो। अब इस दौरान जो बल है वह उस बल के कारण से किया गया कार्य। अब चूंकि यहाँ पर जो बल है वह रुकने से पहले चली गई दूरी है, उसको अपन ने एक्स मान लिया, यहाँ पर पहले एस माना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर एक्स मान लिया, यहाँ पर चाहे तो आप एस बराबर एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस दौरान किया गया कार्य, और वह कार्य क्या होगा, असरक्षी कार्य होगा, क्योंकि वह असरक्षी बल के द्वारा कार्य किया गया है जो पथ पर निर्भर करेगा। तो एफ कितना है, एफ है घर्षण बल, यहाँ पर घर्षण बल कितना था, चूंकि असरक्षी कार्य है तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है, तो इसका मान था म्यू एम जी। देखिए अभी अपने थोड़ी देर पहले घर्षण बल से रिलेटेड इसे किया था कि एफ आर बराबर म्यू एम जी था, तो इस घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य एक्स दूरी चलने पर, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, तब जो असरक्षी बल है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, वह होगा ऊर्जाओं का जो अंतर है, वो जो अपने अभी देखा है प्रीवियस स्लाइड में, तो ये ऊर्जाओं का अंतर कितना होगा, डेल्टा के प्लस यू, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर। तो अब देखिए ऊर्जाओं का अंतर था, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है नहीं, असरक्षी बल है तो केवल गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जाओं का अंतर कितना था, माइनस का एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2, तो एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2 है वही कार्य में परिवर्तित होगा, तो किया गया कार्य है वो है माइनस का म्यू एम जी एक्स, और जो ऊर्जा है वह माइनस का एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2, दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों बराबर ही होंगी क्योंकि कार्य में परिवर्तित हो रही है, ओके। तो ये एक्स बराबर आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, ये वाला मान अपने पास में आ जाएगा, ओके। आप देखेंगे कि यह वही मान है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे मेथड के द्वारा ज्ञात किया था। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक कोई भी द्रव्यमान है वह किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर, किसी नत तल पर वह गतिमान है, और m द्रव्यमान है, h ऊंचाई है इसकी और इसकी लंबाई l है, ये l लंबाई पर स्लाइड कर रहा है और ये h ऊंचाई है, तब इस दौरान किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है वह जीरो है, तो इसके बाद देखिए आप
कि म्यू एम जी एम जी नीचे की तरफ लगेगा, एन ऊपर की तरफ लगेगा। तो गतिज ऊर्जा में अंतर कितना होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा है वह यहाँ पर 0 है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा mv²/2। यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा स्टार्टिंग के अंदर गतिज ऊर्जा कुछ थी ही नहीं, धीरे धीरे जो गति करता है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्योंकि सपोज यहाँ पर कोई कण है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो जब ये गति करेगा नीचे की तरफ तो h घटेगा ना। यहाँ पर देखिए h ये है, लेकिन जैसे यहाँ पर आया तो h कम हो गया, फिर यहाँ पर आएगा तो h कम और हो जाएगा, ये वाला मान कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। इसलिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है उसको अपन ले रहे हैं पॉजिटिव, और स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को ले रहे हैं नेगेटिव। तो डेल्टा U बराबर माइनस का mgh आ जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। अब फ्रिक्शन है वो 0 है, फ्रिक्शन 0 है, घर्षण बल के कारण से जो किया गया कार्य है वह भी 0 है। तो घर्षण बल क्या है, एस रक्षी बल है, तो एस रक्षी कार्य भी 0 है। एस रक्षी कार्य 0 होगा तो कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के अंतर को अपन क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये 0 है। तो 0 के बराबर करेंगे तो डेल्टा k माइनस डेल्टा U आ जाएगा। तो डेल्टा k का मान है ½mv² और बराबरी किसके हो जाएगा, mgh माइनस है, माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पर vi²/2 = gh आ जाएगा। अब अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ, उसमें घर्षण आ जाए, सपोज इसमें घर्षण आ जाए यहाँ पर, तब देखिए तब एस रक्षी कार्य कितना होगा, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य वो हो जाएगा μnl। क्यों हो जाएगा μnl, क्योंकि घर्षण बल है ये μn, और ये लंबाई कितनी है, तय की गई लंबाई है वह है l। तो ये हो जाएगा Fr/L बराबर W। तो ये जो dr है वो L के बराबर हो जाएगा। तो किया गया कार्य माइनस का μnl हो जाएगा। ओके, तब ठीक वैसे ही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो डेल्टा k + U = माइनस का μnl। वापस देखिए आप यहाँ पर डेल्टा k का मान है mvi² = माइनस, इसको अपन चेंज करेंगे तो डेल्टा U इधर लेके जाएंगे तो माइनस का डेल्टा U बन जाएगा। डेल्टा U माइनस का लेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे mgh में, तो माइनस इंटू माइनस mgh माइनस का μnl। तो vi²/2 = gh माइनस μnl। इस प्रकार से अपन इसके लिए भी वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।